Hello students, welcome to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our last poem of this book, and the poem is Aunt Jennifer's Tiger, and it's our poem number 6 from your Flamingo book written by Adrian Rich. आज के इस क्लास में हम क्लास 12 का हमारा जो कि लास्ट पोएम है, पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि आपके फ्लैमिंगो बुक का है, जिसको एड्रियन रिच ने लिखा हुआ है, वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा ये पोएम। जैसे कि आपको पोएम के नेम से ही आंट जेनिफर्स टाइगर मतलब आंट जेनिफर का टाइगर। अब यहाँ पे इस पोएम में हम कोई रियल टाइगर के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। आंट जेनिफर जो रहती है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, और जितनी वो परेशान रहती है अपनी उस परेशानी को वो किस में बनाने की कोशिश करती है, अपने एक पोर्ट्रेट पे, मतलब एक पेंटिंग पे। तो वो पेंटिंग पे क्या बनाती है, एक टाइगर बनाती है, और उस टाइगर के अंदर वो क्वालिटीज़ वो देखती है जो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा वो सोचती है। ठीक है, तो बिना कन्फ्यूज़न के स्टार्ट करते हैं हमारा ये पोएम। सबसे लास्ट और सबसे छोटा एंड स्वीट सा पोएम है। सो सबसे पहले हम रीड करते हैं अबाउट द पोएट। एड्रियन रिच 1929 was born in Baltimore, Maryland, USA। एड्रियन रिच जिनका बॉर्न हुआ था आपका 1929 में यूएसए के बाल्टीमोर मैरीलैंड पे। ओके, शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड द थ्योरिस्ट। जो हमारी पोएट है वो फीमेल पोएट है हमारी, और जिनको मोस्टली लोग इस बात के लिए जानते हैं कि वो किस तरीके का पोएम लिखती है, तो वो मोस्टली लिखती है वुमेंस मूवमेंट के लिए। ठीक है, मतलब वो औरतों के ऊपर ही ज़्यादातर अपनी कविताएं, अपने पोएम्स को लिखा करती है। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग्स। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश की है, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे लगभग से 19 वॉल्यूम पोइट्री का पब्लिश किया, एसे का 3 कलेक्शन पब्लिश करवाया, साथ ही साथ और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के राइटिंग्स उनके पब्लिश हुए। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constants of married life a woman experiences। और उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो उनका रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो उनके काम के रैकिज्म एंड मिलिटरिज्म। मीन्स जैसे कि हम इस पोएम में रीड करने वाले हैं कि आंट जेनिफर का जो ये टाइगर है, ठीक है, मतलब ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर, उसमें हमारी पोएट ने किस चीज़ को बताया है कि एक वुमेन की मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस, कि जब एक गर्ल होती है उसकी जब शादी हो जाती है तो उसका मैरिड लाइफ जो होता है उसका एक्सपीरियंस शॉर्ट एंड स्वीट से पोएम में हमको हमारी पोएट ने बताने की कोशिश की है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर का जो टाइगर है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आंट जेनिफर का टाइगर यहाँ पे रियल टाइगर नहीं है, वो क्या कर रही है, एक पेंटिंग बना रही है। तो आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पे प्रांस कर रहा है। स्क्रीन मतलब जहाँ पे वो पेंटिंग ड्रॉ कर रही है वहाँ पे वो टाइगर ऐसा बना रही है कि वो प्रांस कर रहा है। प्रांस मीन्स टू वॉक अराउंड या फिर टू जंप अराउंड, आसपास चलते रहना, दौड़ते रहना, या फिर आसपास क्या करना, उछलते कूदते रहना। तो जो आंट जेनिफर है अपने टाइगर का पेंटिंग कुछ इस तरीके से बनाती है कि मानो ऐसा लगता है कि वो अपने आसपास में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, दौड़ रहा है, उछल रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये सब क्या दिया हुआ है, उस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पहले हम कुछ मीनिंग समझ लेते हैं। टोपैज का मतलब क्या होता है, टोपैज एक प्रीसियस स्टोन होता है, बहुत कीमती पत्थर, और इसको किससे रिफ़र किया गया है, तो ब्राइट येलो कलर से, कि वो जो टाइगर का कलर जो वो टाइगर बना रही है उस टाइगर का कलर क्या है, ब्राइट येलो कलर का है। डेंजिन्स का मतलब क्या होता है, निवासी, जहाँ वो निवास करता है, और वो कहाँ निवास कर रहा है, तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब ये क्या है आपका फॉरेस्ट।
ठीक है। तो ओवरऑल इस दोनों लाइन को अगर आप एक साथ समझे तो हमारी पोइट इस लाइन के थ्रू हमको ये बता रही है कि जो आंट जेनिफर है वो एक स्क्रीन पे एक टाइगर ड्रॉ कर रही है। इस तरीके से उस टाइगर को ड्रॉ कर रही है कि मानो उस टाइगर को देखने से हमको ये लग रहा है कि वो टाइगर क्या कर रहा है, आसपास में वॉक कर रहा है, जंप कर रहा है। वो टाइगर का कलर कैसा है, डार्क येलो कलर का है, और वो कहाँ रहता है, तो वो फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है, मतलब वो अपनी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन हमको दे रही है। फर्दर हम देखेंगे अब, They do not fear the man beneath the tree. They pace in slick chivalric certainty. और आगे हमको बताया जा रहा है कि वो जो टाइगर ड्रॉ कर रही है आंट जेनिफर, उस टाइगर की क्वालिटी क्या है कि उसके अंदर डर नहीं है कि पेड़ के नीचे, वो फॉरेस्ट में रहता है तो पेड़ के नीचे अगर कोई शिकारी लोग भी हैं तो उस टाइगर को बिल्कुल भी डर नहीं है। वो टाइगर क्या है, एकदम फियरलेस है, मतलब एकदम नीडर टाइगर है। साथ ही साथ पेस का मतलब क्या होता है, टू वॉक, और स्लिक का मतलब क्या होता है, स्मूथ, और सिवलरिक का मतलब क्या होता है आपका काइंड या फिर ऑनेस्ट होना। तो साथ ही साथ वो इस टाइगर की क्वालिटी भी बताते हुए ये कह रही है कि वो जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है, बहुत ही स्मूथली वॉक कर रहा है, और वो नीडर होने के साथ साथ, फियरलेस होने के साथ साथ कैसा है, वो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर का और एकदम ऑनेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, इस 4 लाइन को अगर हम एक साथ समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि आंट जेनिफर क्या कर रही है, एक पेंटिंग बना रही है, उसमें टाइगर उन्होंने ड्रॉ किया। वो टाइगर ऐसा बना रही है कि मानो उसको देख के लगेगा कि वो इधर उधर उछल कूद कर रहा है, जंप कर रहा है। ठीक है, वो फॉरेस्ट पे रहता है और उसका कलर डार्क येलो कलर का है, और वो एकदम फियरलेस है। उससे इस बात से भी डर नहीं है कि पेड़ के नीचे कोई लोग खड़े हैं, तब भी उसके अंदर कोई डर नहीं है। और वो फियरलेस होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी ये भी है कि वो बहुत ऑनेस्ट और काइंड नेचर का भी है। तो इसके थ्रू, इस पेंटिंग के थ्रू जो आंट जेनिफर है वो अपने, बोल सकते हैं कि वो क्या चाहती है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आंट जेनिफर खुद ये बताना चाह रही है कि उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा फियरफुल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरा करती है। हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरा करती है। और इस पेंटिंग की क्वालिटी के थ्रू वो ये बताना चाहती है कि जो क्वालिटी टाइगर के अंदर है कि वो बहुत ज़्यादा फियरलेस है, नीडर है, काइंड है, ऑनेस्ट है, ये सारी क्वालिटी आंट जेनिफर अपने अंदर चाहती है। ओके, तो ये पोएम का डिस्क्रिप्शन था। आगे अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा समझेंगे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब आगे की लाइन में जो आंट जेनिफर है वो अपने लाइफ के बारे में बताते हुए कहती है कि जो आंट जेनिफर के फिंगर्स हैं, मतलब आंट जेनिफर का जो उनका उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग होता है, मीन्स कांपने लग जाता है जब वो वूल से उनको जब बुनते हैं तो क्या करते हैं, हम नीडल का यूज़ करते हैं, सुई का यूज़ करते हैं। तो आंट जेनिफर बता रही है आइवोरी क्या होता है, जो एलिफेंट टीथ होता है, एलिफेंट टीथ के जैसा, जिसको एंशिएंट टाइम पे, पहले के टाइम पे एज अ नीडल, सुई के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो आंट जेनिफर बता रही है कि उसके अंदर इतना डर है, इतना ज़्यादा उसके अंदर फियर है कि जब वो वूल को, उनको जब वो बुनने के लिए हाथ में ले भी लेती है तो उसके हाथ, उसकी उंगलियां क्या होने लगती हैं, कांपने लग जाती है। और उसके लिए नीडल को पुल कर पाना, मतलब उनको बुन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आगे लाइन में हमको वो ये बता रही है द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे वेडिंग बैंड का मतलब क्या है, उनका इंगेजमेंट रिंग को बताना चाह रही है वो। ओके, तो आगे आंट जेनिफर ये बोलना चाह रही है कि जो उनके हाथ में उनके हस्बैंड का जो इंगेजमेंट रिंग है वो बहुत ज़्यादा भारी है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिंग भारी है, इसका मतलब हमको पोएट इस लाइन के थ्रू ये बताना चाह रही है कि जिस तरीके से उनके हस्बैंड ने उनको इंगेजमेंट रिंग पहनाया उसका वेट बहुत ज़्यादा है। वेट का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, शादी के बाद की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, आंट जेनिफर के लिए वो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और आगे लाइन में वो बोलती है सिट्स हैविली अपन आंट जेनिफर्स हैंड। और वो जो वेडिंग रिंग है, मतलब जो उनका इंगेजमेंट का रिंग है जो उनके हस्बैंड ने उनको पहनाया था, मानो कि वो उनके हाथों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा भारी है। मतलब उनके पास इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उनकी वेडिंग जो लाइफ है, मैरिड जो लाइफ है, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा सैड है। ठीक
ठीक है। इसलिए आंट जेनिफर जो है इस लाइन के थ्रू पोएट हमको यही बताना चाह रही है कि आंट जेनिफर का जो मैरिड लाइफ है वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम समझेंगे, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। और एट लास्ट पैराग्राफ में हमको पोएट आंट जेनिफर के मरने के बाद की कंडीशन भी बता रही है कि उसकी मैरिड लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी गंदी है कि अगर आंट जेन की डेथ भी हो जाती है, अगर वो मर भी जाएगी तो उनका जो हाथ है जो कि टेरिफाइड है, मतलब जो उनके हाथ इतने डरे हुए हैं, टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ, तो उनकी हाथ भी क्या बोलने लग जाएंगे, लाई, झूठ बोलने लग जाएंगी। कैसे? क्योंकि जो स्टील रिंग्ड है, स्टील रिंग्ड मीन्स घिरा हुआ, और वो किस चीज़ से घिरी हुई है, अपने मैरिज लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पूरी तरीके से घिरी हुई है। ऑर्डिल्स का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टाइम्स, बहुत मुश्किल समय। तो इस लाइन के थ्रू पोएट हमको आंट जेनिफर के मैरिड लाइफ के बैड सिचुएशन के बारे में बता रही है कि अगर आंट जेन का डेथ भी हो जाएगा, अगर वो मर भी जाएगी, तो मरने के बाद भी जो उनकी मैरिज लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मरने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो साथ ही साथ आंट जेनिफर के साथ जाएगी। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid। और आंट जेनिफर ने जो पैनल पे, मतलब जो स्क्रीन पे उन्होंने टाइगर बनाया है, वो टाइगर ये सोच करके बना रही थी कि जो क्वालिटीज़ वो उस टाइगर के अंदर में देख रही है, एक्चुअल में वो सारी क्वालिटीज़ वो अपने अंदर चाहती है। और उन्होंने वो क्या क्वालिटीज़ बनाया टाइगर पे कि वो जो टाइगर है वो प्रांसिंग मतलब रन कर रहा है, बहुत ही प्राउड है अपने ऊपर, बहुत अभिमान करता है, और वो अनअफ्रेड है मतलब फियरलेस है, एकदम नीडर है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आंट जेनिफर कहीं ना कहीं अपने अंदर भी चाहती है, और उनके अंदर ना होने की वजह से वो क्या करती है, अपने पेंटिंग पे वो ड्रॉ करती है, और ये चाहती है कि जिस तरीके से वो अपना पेंटिंग बना रही है और पेंटिंग में अपनी क्वालिटी डाल रही है, तो उसी तरीके से काश उनके लाइफ में भी ये सारी खुशियाँ, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पोएम स्वीट सा एंड शॉर्ट सा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हाउ डू डेनिजेंस एंड चिवल्ड्रिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। ये जो दो वर्ड हैं डेनिजेंस एंड चिवल्ड्रिक, वो हमको टाइगर को समझने में कैसे, टाइगर के एटीट्यूड को समझने में कैसे हमको मदद करते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स हमने ऑलरेडी पोएम में पढ़े हुए हैं और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। टाइगर्स आर द बीस्ट ऑफ प्रे, दे लिव इन फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन। जो टाइगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसानों के शिकारी होते हैं, और वो हम लोगों से मतलब ह्यूमन हैबिटेशन मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से वो काफ़ी दूर रहते हैं। दे आर द डेनिजेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड आर कॉल्ड चिवल्ड्रिक एनिमल्स एज दे सरपास अदर बीस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ। जो टाइगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट के डेनिजेंस मतलब जंगल के निवासी होते हैं, और अपनी ताकत की वजह से वो बाकी सारे जानवरों से क्या होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, जंगल के राजा होते हैं। ठीक है। Hence they command a majestic and honorable position of their own in the animals kingdom। और अपनी ताकत की वजह से ही वो पूरे एनिमल किंगडम में मतलब जानवरों का जो अपना साम्राज्य होता है उसमें सबसे ज़्यादा उनको सम्मान मिलता है टाइगर्स को। And next question is, why do you think Aunt Jennifer's hand are fluttering through her wool? The second stanza, why is she finding the needle so hard to pull? आपको क्यों ऐसा लगता है, या फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो आंट जेनिफर का हैंड है वो काँप रहा है, जैसे कि हमने इस पोएम के सेकेंड स्टैंजा मतलब सेकेंड पैराग्राफ में रीड किया है, और उनको नीडल को पुल कर पाना, सुई से उनको बुन पाना क्यों मुश्किलें हो रही थी। सो द आंसर इज, Aunt Jennifer is weaving tigers on the panel. Her hands are fluttering through her wool. आंट जेनिफर जो है वो पैनल में क्या कर रही थी, टाइगर का पेंटिंग बना रही थी, और वुल को बुन पाने में मतलब ऊन को बुन पाने में उनकी हाथ काँप रही थी। द अनप्लेजेंट एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ आर लाइंग हैवी ऑन हर हैंड्स एंड सी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पुल द नीडल। और उनका हाथ क्यों काँप रहा था, तो उनका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, और उनका जो भी एक्सपीरियंस मतलब अपने शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर जो उनकी अनुभव है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत बुरी है, और इसी डर और इसी सोच के वजह से आंट जेनिफर का हाथ क्या हो रहा था, काँपने लग रहा था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो हमने ये सेंटेंस पढ़ा है ना, मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इस लाइन के थ्रू हमको क्या चीज़ पता चल रहा है। सो द आंसर इज द पोएम इज रिच इन इमेजिनरी, the massive weight of uncle's wedding band is suggestive of the weight of the unpleasant experience of Aunt Jennifer's married life. The bond of marriage with her husband is unbreakable. ये जो पोएम है वो पूरी तरीके से इमेजिनरी है, कल्पना करके पोएम बोल सकते हैं लिखा गया है। और जो ये लाइन है वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इस लाइन के थ्रू हमको ये पता चल रहा है कि आंट जेनिफर के जो मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है, अप्रिय है, एकदम वो नाखुश है। लेकिन जो मैरिज का जो बॉन्ड होता है, शादीशुदा ज़िंदगी का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है, मतलब अटूट होता है। इसके वजह से आंट जेन को वो अपना रिलेशनशिप क्या करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट और ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ इन द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा मतलब थर्ड पैराग्राफ में हमको ये बताना है कि क्या के लिए और किसके लिए आंट जेनिफर जो थी वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड मतलब डरी हुई थी। सो द आंसर इज द थर्ड स्टैंजा रिफर्स टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स। थर्ड स्टैंजा में क्या चीज़ टेरिफाइड था, क्या चीज़ डरा हुआ था, तो आंट जेन का हैंड। The harsh experience that she had gone through in her married life are still fresh in her mind. जो आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ की जो एक्सपीरियंस थी वो अभी भी उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में एकदम फ्रेश मतलब ताज़ा थी। मतलब उनको ऐसा लगता था कि हर एक चीज़ उनके साथ हर रोज़ होता है, एकदम फ्रेश था उनका ये सारा एक्सपीरियंस। The ordeals were so suppressing that she still feels crushed by them. She feels that the bad memories will follow her even after her death. और जो ऑर्डिल्स थे मतलब जो डिफ़िकल्ट टाइम्स थे उनके लाइफ के, जो कठिन समय था वो ऐसा था उनके लिए मानो कि वो उन कठिन समय में, डिफ़िकल्ट टाइम्स में क्या हुई है, वो एकदम से दबी हुई है। और उनको ऐसा लगता था कि ये जितने भी उनके बैड मेमोरी से गंदी यादें हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी मरने के बाद भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, व्हाट आर द ऑर्डिल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेज द वर्ड रिंग्ड। कौन से ऑर्डिल्स थे, मतलब क्या ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स थे जो आंट जेनिफर जिससे घिरी हुई थी, और पोएट को रिंग्ड वर्ड यूज़ करना क्यों सिग्निफिकेंट मतलब क्यों इम्पोर्टेंट था। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम, और इस पोएम में रिंग्ड का मतलब क्या है। सो इसका आंसर देख लेते हैं हम। द वर्ड रिंग्ड इज सिग्निफिकेंट, जो ये वर्ड रिंग्ड है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ टू सजेस्टिव मीनिंग, और इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला क्या है आपका, one that Aunt Jennifer is still surrounded by the ordeal that she went through during her unhappy married life। पहला रीज़न इस रिंग वर्ड का ये है कि जो आंट जेनिफर है वो अपने अनहैप्पी मैरिड लाइफ से क्या हुई है, घिरी हुई है। एंड द सेकेंड मीनिंग implicates a conventional sense of the sacred bond of marriage which is unbreakable। और सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि जो शादीशुदा ये जो रिश्ता होता है बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं अटूट और पवित्र होता है, तो दूसरे तरीके से इसको इसलिए यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आंट जेनिफर ऐसा जो कैरेक्टर या फिर बोल सकते हैं जो भी वो पेंटिंग बनाया करती थी उसके खुद के कैरेक्टर, खुद के चरित्र, खुद के सोच से वो पेंटिंग पूरा अपोजिट, पूरा अलग रहता था। वॉट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, और इस तरीके से पोएट हमको क्या बताना चाहती है। जैसे कि हमको इस पोएम में पढ़ा कि वो अपने आप से पूरा अलग क्वालिटीज़ रखती है उस टाइगर का, तो इसके थ्रू पोएट हमको क्या बताना चाहती है इस डिफरेंस के थ्रू, कि वो खुद अलग है और वो अलग उससे अपोजिट ड्राइंग करती है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। आंट जेनिफर created animals that are different from her own character. They are prancing, they pace in slick chivalric certainty, they do not fear the man beneath the tree।
आंट जेनिफर है वो एनिमल्स ड्रॉ करती है अपने कैरेक्टर से एकदम अपोजिट। वो इस तरीके का बनाती है कि जो एनिमल है वो दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ठीक है। वो बहुत ही स्मूथली क्या कर रहा है, रन कर रहा है, खुद पे बहुत ही ऑनेस्ट है, वो एक काइंड नेचर का है। अगर उसके पेड़ के नीचे कोई शिकारी भी है, कोई इंसान भी खड़ा है तो उसको उस चीज़ से कोई डर नहीं है। दिस इमेजेस सिम्बोलाइज स्ट्रेंथ, फियर्सनेस एंड ब्यूटी विच इज़ सच जस्ट अपोजिट ऑफ द इमेज ऑफ आंट जेनिफर्स हरसेल्फ। और ये जो पेंटिंग होती है वो आंट जेनिफर के कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट होती है। वो पेंटिंग हमको क्या शो करती है कि वो स्ट्रेंथ, ताकत बोल सकते हैं हम, उसके ताकत का प्रतीक होता है, उसके हिम्मत का प्रतीक होता है, उसके खूबसूरती का प्रतीक होता है, जो कि आंट जेनिफर से बिल्कुल भी अपोजिट है। सी इज सो वीक दैट she cannot even pull the wool with the needle. The ordeals of her unhappy married life sit heavily upon her hands. और जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनके दिमाग में सारे उनके अनहैप्पी मैरिड लाइफ की बातें चलती रहती है और इसी की वजह से वो सुई से ऊन को बुन भी नहीं पाती है। और ये जो उनके लाइफ का ऑर्डिल से मतलब डिफ़िकल्ट टाइम है उनके अनहैप्पी मैरिड लाइफ का, और यही रीज़न है कि उनका हाथ जो है वो क्या है, टेरिफाइड या फिर फ्लटरिंग होता है, मतलब कांपने लग जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पोयम और इसका क्वेश्चन आंसर सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा ये आपका लास्ट पोयम था और इसके बाद हमारा ये फ्लैमिंगो बुक भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको अब तक के आपके सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड थैंक यू वेरी मच।